हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। कल के लेक्चर में हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम मांग के नियम की व्याख्या करेंगे एवं उसके कुछ अपवाद देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि मांग का नियम यह कहता है कि सामान्य तौर पर अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और जब वस्तु की कीमतें कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कीमतों में और मांग मात्रा में दोनों में एक विपरीत संबंध होता है। इसको हम एक डायग्राम से भी हमने कल समझा था कि ये OX एक्सिस और OY एक्सिस है। यहाँ पर हम वस्तु की कीमत ले लेते हैं और यहाँ पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा या फिर क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। और हमने जाना था कि हमारा जो मांग वक्र होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट। तो आज हम ये देखेंगे कि मांग वक्र की शेप इसी तरीके से ही क्यों होती है, ये वो नीचे गिरता हुआ ही क्यों होता है मांग वक्र का ढाल। इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला कारण इसका होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ह्रास नियम या डिमिनिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना या पहले से रिड्यूस हो जाना। हमें पता है कि जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं या किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो हमें उससे कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है, इसीलिए हम उस वस्तु को कंज्यूम करते हैं। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वह यह कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह निरंतर घटती जाती है। और क्योंकि सीमांत उपयोगिता घटती जाती है तो इस कारण से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सपोज़ कि प्राइस ये है, यहाँ पर P1 प्राइस है, तो इस पॉइंट पर जो उपभोक्ता है किसी वस्तु की, सपोज़ हम कर लेते हैं Q1 मात्रा, Q1 मात्रा परचेज़ कर रहा है, इतनी प्राइस पर इतनी मात्रा खरीद रहा है। लेकिन जब सपोज़ वस्तु की कीमत जो है कम हो जाती है और P2 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता मांग बढ़ा देगा। अब वो कम कीमत पर OQ2 के बराबर वस्तु की मांग कर रहा है। लेकिन जब वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा मांग कर रहा है, ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर गुड से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो उसे पहले की अपेक्षा कम मिलेगी, क्योंकि अब उसकी यूटिलिटी जो है या उपयोगिता है वो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये ज़्यादा वस्तु वो केवल कम कीमतों पर ही खरीदना चाहेगा, उनके लिए वो ज़्यादा कीमत नहीं देना चाहेगा। इस कारण से हमारा मांग वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अगला पॉइंट आता है इसमें आय प्रभाव, इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट के कारण भी डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, सपोज़ पहले उपभोक्ता, हम अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी, 10 किलो चीनी खरीदता है 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में वो चीनी के लिए कितने रुपए दे रहा है, 20 × 10 अपन करते हैं तो रुपये 200 चुका रहा है चीनी के लिए। अब सपोज़ चीनी की कीमत जो है वो घटकर 20 रुपये के स्थान पर 15 रुपये रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में 10 किलो चीनी खरीदने के लिए उपभोक्ता को कितने रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, 150 रुपये। 10 × 15 150 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो इस कारण से क्या होगा, पहले के जितना ही वो 10 किलो चीनी का उपभोग तो कर रहा है, लेकिन अब उसे पहले के मुकाबले
50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 50 रुपये कम चुकाने पड़ रहे हैं। तो ये जो 50 रुपये का उसको बेनिफिट हुआ है या जो सरप्लस 50 रुपीज़ उसके पास बचे हैं, वो एक तरीके से क्या हो गया, उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो गई। ये जो अमाउंट है ये उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो इस कारण से उसे लगता है कि उसकी वास्तविक आय बढ़ गई है, तो अब वो वस्तु की कीमत घटने पर पहले की अपेक्षा ज़्यादा वस्तु की मात्रा खरीद सकेगा, और इसे ही हम इनकम इफ़ेक्ट कहते हैं या फिर आय का प्रभाव कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है प्रतिस्थापन प्रभाव या फिर सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। कल हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, वह वस्तुएं जिन्हें हम एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकें। तो प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि सपोज़ हमारे पास में दो वस्तुएं हैं x और y, या हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज़ कि एक वस्तु x वस्तु है हमारे पास राइस और एक y वस्तु है वीट या फिर गेहूँ। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं क्योंकि इन्हें एक के स्थान पर दूसरे को हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं हम कि जो हमारी x वस्तु है या राइस है, इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और जो दूसरी y वस्तु है उसकी कीमतें यथावत हैं या सेम है, इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब चावल पहले की अपेक्षा महंगा हो गया है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, चावल को खरीद कम करके अब इसको सस्ती वस्तु जो कि गेहूं उपलब्ध है उससे प्रतिस्थापित कर देगा। इस कारण से क्या होता है, चावल की जो मांग है वो कम हो जाती है और गेहूं की मांग जो है बढ़ जाती है। ये इसकी सस्ती प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध है बाज़ार में, उपभोक्ता इसकी मांग बढ़ाकर इसकी मांग कम कर देगा। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। और इसके कारण ही क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो उपभोक्ता कम मांग करता है, क्योंकि अब वो उस वस्तु को किसी दूसरी सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित करता है, और जब कीमतें कम हो जाती है तो वो अपनी मांग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कम कीमत पर नए क्रेता। तो हमें पता है कि अगर किसी वस्तु की कीमतें कम हुई है तो ऐसी स्थिति में जो कुछ उपभोक्ता पहले जब वस्तु महंगी थी और वो उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, वो भी अब उस वस्तु को खरीद सकते हैं, उस वस्तु को परचेज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनकी मांग बढ़ जाती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। पहले जो फ़ोन जब महंगे आते थे तब सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आजकल क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो स्मार्टफोन्स काफ़ी सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं और उनकी कीमतें कम होने के कारण बहुत सारे नए क्रेता उसको अब खरीद रहे हैं। तो इस कारण से भी जो हमारा मांग वक्र है वो सामान्य स्थिति में, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में उसकी शेप इस तरीके से होती है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, या फिर बाएं से दाहिनी ओर नीचे की ओर आता हुआ मांग वक्र प्राप्त होता है। ये तो हमारे जनरल सिचुएशन है, लेकिन कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं मांग वक्र के। कई बार ऐसा भी होता है कि मांग वक्र की शेप इस तरीके से ना हो और हमें ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मांग वक्र प्राप्त हो सकता है, जैसे कि हम इसमें ड्रॉ करके देख लेते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग लेफ़्ट टू राइट। कुछ परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ में हमें इस प्रकार का मांग वक्र भी प्राप्त हो सकता है। तो वो विशेष परिस्थितियाँ कौन सी हैं या वो कौन से अपवाद हैं मांग के नियम के, वो देख लेते हैं अभी। सबसे पहला इसका अपवाद है गिफिन का विरोधाभास या फिर गिफिन का पैराडॉक्स। इसको गिफिन का पैराडॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन।
उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए इसे गिफिन का पैराडॉक्स कहा जाता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक गिफिन वस्तुओं का, गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया। गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं? गिफिन वस्तुएं वह निकृष्ट वस्तुएं होती हैं या वह इन्फीरियर वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग कीमत के कम होने पर कम हो जाती है और जिनकी मांग कीमतों के बढ़ने पर बढ़ती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। गिफिन वस्तुएं वह निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग कीमतों के कम होने पर बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इन्फीरियर गुड्स होती है, निकृष्ट वस्तुएं होती हैं और इनकी कीमतों के कम होने पर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि अब क्योंकि वो पहले की अपेक्षा उनके पास में वास्तविक आय बढ़ जाती है, ज़्यादा आय होती है, तो वो इन निकृष्ट वस्तुओं की मांग को कम करके और यह पैसा थोड़ी अच्छी क्वालिटी की या सुपीरियर क्वालिटी की वस्तुओं को खरीदने में लगाता है। इसीलिए इन्हें हम गिफिन गुड्स कहते हैं और इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। गिफिन वस्तुओं की स्थिति में हमें मांग वक्र कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? कीमतों के कम होने पर भी मांग बढ़ने की बजाय घट जाती है, क्योंकि अब उपभोक्ता उस बचे हुए पैसे का, जो उनकी कीमतें कम होने के कारण उसके पास अतिरिक्त आय बची है, उसको सुपीरियर क्वालिटी की वस्तुएं खरीदने में व्यय करता है। अगला इसका अपवाद आता है जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकते हैं, या सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल इसका हो सकता है सॉल्ट या फिर नमक का एग्ज़ाम्पल। यह एक ऐसी वस्तु है जो हमें खाने में चाहिए ही चाहिए आवश्यक रूप से। तो इस वस्तु का कीमतों में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इनकी कीमतें बढ़ भी जाती हैं तो भी नमक का मांग कम नहीं होगी, और कीमतों के कम होने पर भी ऐसा नहीं है कि हम अब पहले से ज़्यादा नमक खाने लग जाएं, तो इनकी मांग नहीं बढ़ती। इस स्थिति में भी हमें मांग वक्र पॉजिटिव स्लोपिंग प्राप्त होता है। अगला अपवाद आता है इसका दुर्लभ या मूल्यवान वस्तुओं की मांग। ऐसी वस्तुओं को हम वेबलिन वस्तुएं भी कहते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का सबसे पहले व्याख्या अर्थशास्त्री टी वेबलिन द्वारा की गई थी। ये वे वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं या मूल्यवान हैं या फिर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं की स्थिति में भी इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे डायमंड्स हैं, एक्सपेंसिव डायमंड्स हैं, या एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स है, एक्सपेंसिव वॉचेस है, ये सब वेबलिन गुड्स की श्रेणी में आती है। इनकी मांग इनकी कीमतों के बढ़ने पर ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी खरीद ही इसीलिए की जाती है कि ये प्रतिष्ठा की सूचक हैं। अगर इनकी कीमतें कम हो जाती हैं तो उपभोक्ता को लगता है कि अब वो इतनी प्रतिष्ठा सूचक नहीं रह गई है, तो वो पहले की जितनी उनकी मांग नहीं करता है। अगला अपवाद आता है ये निकट भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। ये हमने कल भी डिस्कस किया था पॉइंट, कि अगर हमारे निकट भविष्य में कीमतों में वृद्धि या कमी की संभावना होती है तो उसका प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। जैसे कि सपोज़ आज किसी की वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो गई है, लेकिन ये संभावना है कि आने वाले समय में उस वस्तु की कीमत और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो उपभोक्ता क्या करता है, उसकी वर्तमान मांग को बढ़ाता नहीं है, बल्कि कीमतों के और कम होने का इंतज़ार करता है, ताकि जब कीमतें पहले से और ज़्यादा कम हो जाएंगी तब वो उस वस्तु को खरीदेगा। तो ऐसी जो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, उसमें भी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग मांग वक्र प्राप्त ना होकर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व प्राप्त होता है। फिर आता है अज्ञानता व भ्रम की स्थिति।
कई बार अज्ञानता के कारण और भ्रम के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उपभोक्ता ये सोचता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छी वस्तु है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, तो वो उसको ज़्यादा खरीद रहा है। और अगर किसी वस्तु की कीमतें कम हो जाती है तो उसे लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही है या इसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो वो उस वस्तु की कीमतें कम होने पर अपनी मांग नहीं बढ़ाता, अपितु दूसरी वस्तुएं खरीदने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें ये स्पेशल डिमांड कर्व प्राप्त होता है। ये हमारे मांग के नियम के कुछ कॉमन अपवाद हैं, कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, जो ये कह रहा है कि कीमतें कम होने पर मांग बढ़ नहीं रही और कीमतें बढ़ने पर मांग घट नहीं रही। इसी टॉपिक में हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है मांग में विस्तार और संकुचन, और दूसरा है मांग में कमी और वृद्धि। इन दोनों में मोटे तौर पर देखें तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। हमने कल मांग फलन के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जो डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ, इस पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स लिखे थे, पी एक्स, वाई, टी, पी आर, एन, गवर्नमेंट पॉलिसी। इस तरीके से हमने ये सारे फैक्टर्स हमने मांग फंक्शन में लिखे थे। अब इसका मांग फंक्शन का क्या अर्थ था कि ये सारे जो तत्व होते हैं वो मांग को प्रभावित कर रहे हैं, और मांग फलन जब मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे थे, इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर केवल इन दोनों का रिलेशन देख रहे थे। तो अब जब मांग में विस्तार और संकुचन की बात करते हैं तब हम इन दोनों में ही संबंध देखते हैं, अर्थात जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमतों में परिवर्तन के कारण होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मांग में विस्तार अथवा संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। इसका हम एक डायग्राम बनाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये OX और OY एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ हमारी इनिशियली कहीं कीमत हम ले लेते हैं यहाँ कहीं बीच में, इसको हम नाम दे देते हैं P और ये Q, और ये हमारा मांग वक्र बन जाता है DD मांग वक्र। इनिशियली हमारी इतनी कीमत पर उपभोक्ता इतनी वस्तुओं की मांग करता है। अब जब वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है अन्य बातें समान रहने पर, तो सपोज़ इतनी हो गई है OP से OP1 और ये हो गया है Q से Q1, तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि कीमतें कम होने पर मांग पहले की अपेक्षा कम हो गई है, पहले उपभोक्ता इतनी मांग कर रहा था अब OQ1 ही मांग करता है, तो इसे कहा जाता है मांग में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वहीं दूसरी ओर अन्य बातें समान रहने पर जब कीमतें पहले की अपने कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की मांग पहले से ज़्यादा कर रहा है, और इसे कहा जाता है एक्सपेंशन या फिर मांग में विस्तार। तो मांग में संकुचन और विस्तार में हम क्या कर रहे हैं, अन्य बातें बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर केवल कीमत में परिवर्तन का प्रभाव वस्तु की मांग पर देख रहे हैं। तो जब मांग वक्र पे उपभोक्ता, ये सपोज़ हम ले लेते हैं A पॉइंट, ये हो जाता है B पॉइंट, ये C पॉइंट, नीचे की तरफ जाता है तो वो हो जाएगा मांग में विस्तार, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता ज़्यादा मांग कर रहा है, और जब यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है कर्व में तो वो हो जाएगा मांग में संकुचन या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो इज़ इट क्लियर टू यू नाउ? नेक्स्ट हम आते हैं मांग में कमी और वृद्धि, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड में क्या होता है, इस स्थिति में वस्तु की मांग पर कीमत का प्रभाव ना देखकर, कीमत को यथावत मानकर
बाकी जो ये सारे फैक्टर्स हैं इनमें परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। तो इसे हम कहते हैं मांग में कमी या वृद्धि। जैसे कि हम एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लिया और ये ओ वाई एक्सिस ले लिया। यहाँ पर सब में हम ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत लेते हैं, ओ एक्स पर हम वस्तु की मात्रा ले रहे हैं। आई हैव नॉट रिटन इट अगेन हियर। और ये सपोज़ हमारा इनिशियल डिमांड कर्व हो जाता है, डी डी डिमांड कर्व है। ऐसी स्थिति में अपन मान लेते हैं सपोज़ इनिशियली स्थिति ये है, यहाँ प्राइसेस इतनी है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है इतनी है, Q1 मान लेते हैं या सिर्फ इसको Q ले लेते हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अब अगर कीमतें तो यथावत हैं, OP की OP है, ना इसमें कमी हो रही है ना वृद्धि, लेकिन अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या फिर किसी वस्तु के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी कीमतें पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सब स्थिति में क्या होगा, उसी कीमत पर भी उपभोक्ता पहले के मुकाबले वस्तु की अधिक मांग करेगा, Q से Q1 करेगा, क्योंकि अब आय ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली वो पहले से ज़्यादा कीमत वस्तुओं खरीद सकेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें एक पैरेलली नया डिमांड कर्व प्राप्त हो जाता है विच इज़ एग्जैक्टली पैरेलल टू द इनिशियल डिमांड कर्व, लेकिन कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द राइट। तो ये जो वृद्धि हुई है इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड या फिर मांग में वृद्धि। ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कीमतें समान है लेकिन उपभोक्ता की आय कम हो गई है या फिर वो वस्तु आउट ऑफ फैशन हो गई है, उसके प्रति उपभोक्ता की टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो गई है, या फिर सब्स्टिट्यूट्स जो हैं पहले की अपेक्षा सस्ती हो गई है, या कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स महंगी हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता सेम प्राइस पर अब कम क्वांटिटी खरीदेगा, सपोज़ Q0। तो हमें एक नया डिमांड कर्व प्राप्त होता है, ये भी पैरेलल होता है टू द इनिशियल डिमांड कर्व लेकिन टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो क्लियर है ये कि जब मांग में विस्तार और संकुचन की बात करते हैं तो केवल हम कीमतों का प्रभाव मांग पर देखते हैं, और जब मांग में कमी और वृद्धि की बात करते हैं तो अन्य जो तत्व हैं जिन्हें हम समान मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, उनका प्रभाव मांग पर देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसके साथ में ही ये लॉ ऑफ डिमांड वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।